नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और आज का जो अपने ब्रह्मास्त्र बुक का राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक रहेगा, टॉपिक नंबर 3 तीसरा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान में जलवायु से संबंधित है, तो अपन जलवायु का वर्गीकरण देखेंगे। और जलवायु मतलब कौन कौन सी ऋतुएँ होती है, राजस्थान में कौन कौन सी ऋतुएँ हैं, जलवायु में तीव्रता का वर्गीकरण, थॉर्नवेट का वर्गीकरण, हम सभी जो जलवायु से संबंधित पॉइंट है उनको इस वीडियो पर कवर कर लेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पढ़ने के बाद आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है मानसून। मानसून क्या है? अरबी भाषा के मौसम। मानसून क्या है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है क्या? मानसून, जिसका अर्थ है पवनों की दिशा। जिसका अर्थ क्या होता है? मानसून का क्या होता है? पवनों की दिशा। मानसून मौसमी पवनों जिनकी दिशा मौसम बदलने के साथ बदल जाए का उदाहरण है। यानी कि मानसून मौसमी पवनों का उदाहरण है, ठीक है। मानसून का अध्ययन करने वाला प्रथम विद्वान कौन था? अल-मसूदी था। याद रखना, जो मानसून का अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अल-मसूदी। नेक्स्ट है वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण क्या बोलते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का वातावरण क्या होता है? वायुमंडल होता है। नेक्स्ट है वायुदाब। वायुमंडल पर लगने वाला दाब या भार क्या होता है? वायुदाब। निम्नदाब। निम्नदाब क्या होता है? जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी और निम्नदाब बनेगा। शीत ऋतु में राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कम वायुदाब रहता है, ठीक है। उच्च वायुदाब कम तापमान वाले क्षेत्र जहाँ क्या वायु ठंडी होती है। कम तापमान वाले क्षेत्र जहाँ वायु ठंडी होती है वो क्या होता है? उच्च वायुदाब। आगे है हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ये भी याद रखना। उच्च वायुदाब से आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाती है हवाएं। देख। नेक्स्ट है मौसम। मौसम क्या होता है कि वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन क्या है? मौसम। नेक्स्ट ऋतु। कुछ माह का वायुमंडलीय परिवर्तन ऋतु कहलाता है। आगे देते हैं जलवायु। जलवायु क्या होती है? 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की वायुमंडलीय दशा की जलवायु होती है। 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की जलवायुवीय दशा ही क्या जलवायु होती है। नेक्स्ट, राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा के कारण डूंगरपुर बांसवाड़ा उष्ण कटिबंध में है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा तो किसमें आते हैं? उष्ण कटिबंध में। बाकी उपोष्ण कटिबंध में आते हैं। आगे देते हैं राजस्थान का तापमान में अतिशयता व विविधता पाई जाती है। राजस्थान के तापमान में अतिशयता व विविधता पाई जाती है। आगे देते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे सभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि कोई भी पॉइंट इससे यहाँ से अपन छोड़ेंगे नहीं। और आपको कोई प्रश्न यहाँ से आए तो गलत नहीं होगा, ठीक है। राजस्थान जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति क्या होती है? राजस्थान का अक्षांशीय भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, याद रखना। नेक्स्ट है अरावली पर्वत की स्थिति। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है अरावली पर्वत की स्थिति। अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवनें मानसून के समानांतर होने के कारण मानसूनी पवनें बिना वर्षा किए उत्तरी भाग में आगे बढ़ जाती है, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा अरावली से टकराकर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिक वर्षा करती है। तो किससे होती है? जो बंगाली खाड़ी से आने वाला जो मानसून होता है वो अरावली से टकराकर दक्षिण पूर्वी जो भाग में अधिक वर्षा करता है।
और जो अरब सागर वाला मानसून आता है वो तो अरावली के समानांतर निकल जाता है, उससे वर्षा नहीं होती तथा अरावली का पश्चिम भाग वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। अर्थात थार के मरुस्थल में कम वर्षा होती है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है समुद्र तल से दूरी। तो राजस्थान से अरब सागर की दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर। राजस्थान से कच्छ की खाड़ी की दूरी 225 किलोमीटर और राजस्थान से कमात खाड़ी की दूरी 275 किलोमीटर और राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की दूरी 2900 किलोमीटर है। ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। राजस्थान की समुद्र तट से अधिक दूरी होने के कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, अर्थात राजस्थान की जलवायु पर समुद्र की समकालीन जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता। इधर से आता है अरब सागर का मानसून राजस्थान में और इधर से आता है बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में। बीच में अरावली है, तो जो बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून आता है वही अरावली से टकरा के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा करता है और अरब सागर वाला जो मानसून होता है ये तो क्या है दोनों तरफ साइड से निकल जाता है अरावली से, अवरोधक का काम नहीं करता उसमें ये। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4 मरुस्थल व पवनों की दिशा। राजस्थान के पश्चिम भाग में थार का मरुस्थल है जो गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक ठंडा होता है। जो थार मरुस्थल क्या होता है? अधिक गर्मी में अधिक गर्म होता है और सर्दियों में अधिक ठंडा होता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5 समुद्र तल से ऊंचाई। राजस्थान का अधिकांश भाग समुद्र तल से 350 मीटर से भी कम ऊंचा है। धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में कमी व 32 मीटर नीचे जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, सारी पॉइंट है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6 प्राकृतिक वनस्पति की कमी। जहाँ सघन वनस्पति होगा वहाँ जलवायु में आर्द्रता अधिक होगी और पश्चिम राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति कम होने के कारण तापमान अधिक व आर्द्रता कम होती है, क्योंकि वहाँ पे वनस्पति कम है पश्चिम राजस्थान में। आगे देखते हैं राजस्थान की ऋतुएं कौन सी है। राजस्थान की ऋतुएं देख लेते हैं, क्योंकि ऋतुओं से संबंधित भी क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। कितनी ऋतु होती है? 3 ऋतु होती है। कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। पहला देख लेते हैं वर्षा ऋतु के ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो पहली ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, जो मार्च से मध्य जून तक जो ग्रीष्म ऋतु होती है। कब से कब तक? मार्च से मध्य जून तक। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तरायण होता है तथा 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है सूर्य। याद रखना 21 जून और 21 मार्च का याद रखना कि 21 जून को तो सूर्य क्या है? भूमध्य रेखा से उत्तरायण होता है और 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। नेक्स्ट है जो 21 जून होता है। 21 जून को राजस्थान में सबसे गर्म दिन, सबसे बड़ा दिन, वो छोटी रातें होती है। 21 जून क्या है? सबसे गर्म दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है और रातें छोटी होती है। इस दिन परछाई नहीं बनती, इसलिए इसको नो शेडो जोन भी कहते हैं। ये 29 जून को क्या नो शेडो जोन भी कहते हैं। इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे गर्म दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है और रातें छोटी होती है। इस दिन परछाई नहीं बनती, यानी इसलिए इसे नो शेडो जोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर जो है, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। कब? 22 दिसंबर को। इस दिन राजस्थान में राजस्थान में सबसे लंबी रातें और सबसे ठंडा दिन होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को सबसे लंबी रातें होती है और सबसे ठंडा दिन होता है। आगे देखते हैं कि राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? जून। सबसे गर्म महीना अर्थात जून। सबसे ठंडा महीना जनवरी और सबसे गर्म जिला चूरू, सबसे ठंडा जिला भी चूरू। सबसे गर्म स्थान लोधी, सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू।
ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको इंपॉर्टेंट लगा ले और सभी को याद कर ले। आपको वीडियो अच्छी लग रही थी, सभी वीडियो को बिना बोले बिना कंजूसी किए हुए सभी लाइक कर देंगे, ठीक है। और अपने दोस्त तक भी शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। और कमेंट जरूर किया करो वीडियो आपको कैसी लगती है कैसी नहीं लगती, ठीक है। उससे मुझे पता लगेगा कि आपको वीडियो में मैं क्या सुधार करूँ, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, तो उससे पता लगेगा। तो आप कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। आगे है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला? डूंगरपुर। और ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक व वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है। याद रखो दोनों पॉइंट। नेक्स्ट है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला स्थान कौन सा है? चूरू। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है? चूरू। और सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा? जैसलमेर भी बताया मैंने। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान? माउंट आबू। न्यूनतम दैनिक तापमान वाला स्थान? माउंट आबू। माउंट आबू के उच्चतम ऊंचाई पर होने के कारण, माउंट आबू के उच्चतम ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर न्यूनतम तापमान होता है। आगे है, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? चूरू। न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला? डूंगरपुर। वाष्प उत्सर्जन क्या होता है? वाष्प उत्सर्जन क्या होता है? जल का वाष्प के रूप में बदलना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। और राजस्थान में वाष्प उत्सर्जन की सर्वाधिक दर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। आगे देखते हैं, वाष्प उत्सर्जन की न्यूनतम दर वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। और लू क्या होती है? गर्मी में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा को लू कहते हैं। नेक्स्ट, बबूला क्या होता है? वायु के भंवर या चक्रवात या सवर्णीय हवाएं जो गर्म होकर हवा का ऊपर उठना, क्या सवर्णीय हवाएं कहलाती, जो चक्राकार हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? बबूलिया। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा मैं टाइम नहीं ले रहा, नहीं तो 1-2 घंटे भी एक वीडियो बहुत टाइम ले लेती है। तो आपको जल्दी से आपका रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं जल्दी चल रहा हूँ, ठीक है। जो समझाना का होता है वो मैं समझा देता हूँ, बाकी लाइन टू लाइन रीड करता चल रहा हूँ, आपको दिमाग इसको सुनते हुए चलिए बस, ओके। आगे हैं, पूर्वा या पूर्वाई। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवा जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, क्या बोलते हैं? पूर्वा या पूर्वाई। पछुआ क्या होती है? पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा को पछुआई कहते हैं। अरडाव क्या होता है? कि भयंकर आवाज के साथ तेज चलने वाली हवा को अरडाव कहते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ? गंगानगर में 27 दिन चलती है। और सबसे कम आंधियाँ झालावाड़ में 3 दिन चलती है। याद रखना, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं वर्षा ऋतु। अपन ग्रीष्म ऋतु देख ली, उसके बाद अपन देखते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का मध्य सितंबर तक। वर्षा ऋतु कब आती है? मध्य जून से मध्य सितंबर तक। जून माह में थार मरुस्थल में अत्यधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। हिंद महासागर में जल होने के कारण वहाँ कम तापमान होने से उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है, ठीक है। तो वहाँ से कितने बारिश के लिए जो निम्न वायुदाब हो जाता है इधर राजस्थान में, और इधर उच्च वायुदाब होता है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब तक हवाई चलती है। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, ठीक है। फेरल का नियम। तो फेरल का नियम क्या कहता है? कि दक्षिणी गोलार्ध की मानसूनी पवनें कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सारी लाइन। आगे देखते हैं, ये हवा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं होती है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। पहले देखते हैं अरब सागर की शाखा। अरब सागर की शाखा देखते हैं तो इसे केरल के मालाबार तट से प्रवेश 1 से 5 जून तक करती है, यानी कि केरल के मालाबार तट से प्रवेश करती है। और कब करती है? 1 से 5 जून के मध्य। इधर से आती है अरब सागर की शाखा। चित्र में देख सकते हो आप, इंडिया का मैप है, तो इसमें अरब सागर की तो इधर से आती है, और बंगाल खाड़ी शाखा जो इधर से बंगाल खाड़ी शाखा प्रवेश करती है। आगे देखते हैं,
आगे है ये शाखा जो है कौन सी, अरब सागर शाखा। ये शाखा राजस्थान में बांसवाड़ा मानसून का प्रवेश, मतलब बांसवाड़ा से 17 जून के आसपास प्रवेश करती है। तो मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं बांसवाड़ा को। तो कब प्रवेश करती है अरब सागर की शाखा, 17 जून के आसपास। नेक्स्ट है अरावली की पहाड़ियाँ। इस मानसून के समानांतर होने के कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है। कि अरावली की पहाड़ी जो है इस मानसून के समानांतर होती है, तो इस कारण जैसे मान लो ये अरावली है और इसके जो मानसून आता है इधर से वो भी इसी के समानांतर निकल जाता है, कोई रोकाव नहीं होता इसमें, तो यहाँ पे बारिश कम होती है इस कारण। अरब सागरीय मानसून की राजस्थान में दिशा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। ठीक है, इस शाखा से राजस्थान में 10% वर्षा होती है। तो अरब सागर से क्या है, राजस्थान में कितनी 10% की वर्षा होती है। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाली खाड़ी शाखा, तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा यानी 90% वर्षा किसी होती है, बंगाली खाड़ी शाखा से। ठीक है, राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में, बंगाल खाड़ी शाखा जो झालावाड़ से प्रवेश करती है अरावली पर्वतमाला से टकराकर। ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा करती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारे इसके, तो याद रखना इनको भी। आगे है उत्तरी पश्चिम भाग में अरावली का वृष्टिछाया प्रदेश होने के कारण बहुत कम वर्षा होती है। इस मानसून शाखा में नमी अधिक होती है। बंगाली खाड़ी मानसून की राजस्थान में दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। इंपॉर्टेंट लगाना। नेक्स्ट देखते हैं अरब सागरीय शाखा तथा बंगाली खाड़ी शाखा का मिलन धर्मशाला में होता है। कहाँ पे होता है, धर्मशाला जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। जो अरब सागर की शाखा और बंगाली खाड़ी शाखा का दोनों का मिलन कहाँ होता है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में वर्षा का अवरोही क्रम। दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में वर्षा का अवरोही क्रम दक्षिण पूर्वी जिलों से उत्तर पश्चिम जिले। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू। और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है, झालावाड़। सबसे ज़्यादा आर्द्रता वाला स्थान तो कौन सा है, माउंट आबू। और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है, झालावाड़। नेक्स्ट है राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता या सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, प्रोदी। और जिला कौन सा है, जैसलमेर। याद रखना सबसे न्यूनतम आर्द्र या सबसे शुष्क स्थान तो कौन सा स्थान, तो प्रोदी। और जिला पूछे जैसलमेर। नेक्स्ट देखते हैं वर्षा से संबंधित है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो कौन सा है, माउंट आबू। याद रखना सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, माउंट आबू। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान झालावाड़ है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान समगांव जैसलमेर। याद रखना न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, समगांव जैसलमेर। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर में। न्यूनतम वर्षा वाला गांव समगांव जैसलमेर है और न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर हो गया। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू हो गया और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ हो गया। इंपॉर्टेंट है सारे। अब वैसे आपको पहले याद होंगे, नहीं होंगे तो इनको याद रखना, नोट कर लेना। आगे है कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 57.5 सेंटीमीटर। और राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता व असमानता है, अर्थात राजस्थान में वर्षा समान नहीं होती, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे हैं राजस्थान में वर्षा की वृद्धि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती है। उत्तर पश्चिम यानी कि ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम होती है साइड, इसकी वृद्धि जो वर्षा की 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा राजस्थान को 2 समान भागों में बांटती है। जो 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा है ये क्या है, 2 भागों में बांट रही है। यहाँ से देख लेना 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो कहाँ पे, ये उत्तर पश्चिम मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। बीच में जो मरुस्थल है उसको 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट है पश्चिम राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण क्या थे, कम वनस्पति, अरावली की स्थिति गर्म व शुष्क हवा जिससे आर्द्रता घट जाती है। आगे है शीत ऋतु।
नेक्स्ट कौन सा है, शीत ऋतु, जो कब से अक्टूबर से फरवरी तक होती है शीत ऋतु। और सूर्य भूमध्य रेखा से दक्षिणायन होता है। सूर्य क्या है, भूमध्य रेखा से दक्षिणायन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। जब उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब केंद्र बनता है, वह हिंद महासागर में निम्न वायुदाब बनता है। मानसून प्रत्यावर्तन काल क्या होता है, अक्टूबर से मध्य दिसंबर के मध्य होता है। मध्य मानसून वापस लौटता है और लौटते हुए मानसून पहुंचने की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। कब होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट में भारी वर्षा होती है, यानी कोरोमंडल तट तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है। नेक्स्ट है मावठ। नेक्स्ट क्या है, मावठ। शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवातों पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है। यही क्या है, मावठ कहलाती है। आगे है कि मावठ का उद्गम भूमध्य सागर से होता है और मावठ को क्या है, गोल्डन ड्रॉप्स, याद है ना। मावठ क्या बोलते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स, यानी कि सुनहरी बूंदे कहते हैं मावठ को। कहा जाता है रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती है। जो मावठ होती है वो रबी की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। और सर्वाधिक लाभान्वित फसल कौन सी है, गेहूं, चना, सरसों। आगे देखते हैं, शीत ऋतु में पश्चिम राजस्थान में मरुस्थल होने के कारण यहाँ अधिक ठंडी पड़ती है। आगे देखते हैं, जलवायु के वर्गीकरण देखते हैं अब, ठीक है। जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है सभी वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे वीडियो वीडियो अपलोड होगी। और शाम को MCQ क्लास होती है डेली 9 बजे, तो आप उनको भी जरूर जुड़े उनमें भी, ठीक है। तो आपको मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, आपको कोई भी नोट्स PDF चाहिए तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, मेरे फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको नोट करवाता हूँ। यहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो। 77 33 01 31 79, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इन पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना। आपको सभी जो भी नोट्स मेरे पास अवेलेबल होंगे मैं आपको प्रोवाइड जरूर करवा दूँगा, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज ज़रूर करें। कोई भी हो, लड़का लड़की, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैसेज करेगा तो किसी को कोई यहाँ पे व्हाट्सएप पे कोई परेशान नहीं करेगा। आगे देखते हैं, जलवायु का वर्गीकरण। भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा तापमान के आधार पर जलवायु को 5 जलवायु विभागों में बांटा है। इसके आधार पर, वर्षा और तापमान के आधार पर। पहला है जलवायु, शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश, वर्षा कितनी, 0 से 20 सेंटीमीटर। वनस्पति मरुद्भिद, यानी कि न्यूनतम वनस्पति। मृदा एंटीसोल। प्रतिनिधि नगर जैसलमेर और जिले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और फिरोजपुर। इसमें कौन सा क्षेत्र आता है, शुष्क जलवायु प्रदेश। मैप में देख लो आप, ये शुष्क जलवायु प्रदेश है सारा ये वाला, ठीक है। ये शुष्क जलवायु प्रदेश है। अर्धशुष्क पे आप इसमें मैप में देख सकते हो, ठीक है। अर्धशुष्क देख लीजिए आप, ये जो हिस्सा है ये सारा, इस पे अर्धशुष्क है। ये अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, उसमें वर्षा कितनी होती है, 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मृदा एरिडिसोल, यानी कि रेतीली बलुई मिट्टी होती है। प्रतिनिधि नगर जोधपुर है इसका। और जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, पाली और जालौर जो जिले अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश में क्या है, वर्षा जो थी 40 से 60 सेंटीमीटर। वनस्पति मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। मृदा एल्पिसोल, यानी जलोढ़ मृदा होती है, एल्पिसोल। प्रतिनिधि नगर कौन सा है, जयपुर। जिले अलवर, जयपुर, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बरोड़, दौसा, अजमेर, ब्यावर, भिलवाड़ा और टोंक। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इनको याद जरूर करो सभी। नेक्स्ट जो है आगे देखते हैं, चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र जलवायु प्रदेश, वर्षा कितनी है, 60 से 80 सेंटीमीटर। वनस्पति पतझड़ वन। मृदा इंसेप्टिसोल, यानी कि लाल काली मिट्टी होती है।
प्रतिनिधि नगर कौन सा होता है? प्रतिनिधि नगर कौन सा है? सवाई माधोपुर। आगे देखते हैं, और इसमें जो जिले कौन कौन से आते हैं, जिले कौन कौन से आते हैं इसमें आर्द्र जलवायु प्रदेश में? तो इसमें जिले आते हैं भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर। नेक्स्ट देखते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो दक्षिण वाला भाग आता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्षा कितनी होती है? 80 से 150 सेंटीमीटर। वनस्पति सवाना तुल्य वनस्पति पाया जाता है। मृदा क्या? वर्टिसोल्स होती है, यानी कि मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है इधर। प्रतिनिधि नगर कौन सा आता है? झालावाड़। जिले कोटा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू और सिरोही जो जिले अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। अब देखते हैं व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो मैं एक बार आपको मिट्टियों के बारे में बता देता हूँ। तो मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती है? एंटीसोल्स होती है, एरिडिसोल होती है जो रेतीली बलुई मिट्टी होती है उसको एरिडोसोल कहते हैं। नेक्स्ट एल्पिसोल्स होती है जो जलोढ़ मृदा होती है उसको अल्पिसोल्स कहते हैं। नेक्स्ट इंसेप्टिसोल्स जो लाल काली मिट्टी होती है उसको बोलते हैं इंसेप्टिसोल। नेक्स्ट जो होती है मृदा वर्टिसोल, जो वर्टिसोल क्या है? मध्यम काली मिट्टी होती है। ठीक है, तो मिट्टी के प्रकार है। अब देख लेते हैं अपन व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो जलवायु वर्गीकरण का आधार उन्होंने क्या माना? वनस्पति माना है व्लादिमीर कोपेन ने। नेक्स्ट है कोपेन ने भारत को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कितने? 5 जलवायु प्रदेशों में। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। पहले एक बार मैं उनका नाम आपको बता देता हूँ, बाद में अपन डिटेल से देख ही ले। पहला जो तो दिया था उन्होंने BWHW, यानी कि शुष्क प्रदेश को क्या दिया? BWHW। दूसरा दिया BSHW, यानी कि अर्ध शुष्क प्रदेश को क्या बोला? BSHW। और तीसरा दिया CWG, यानी कि उपाद्र प्रदेश को क्या दिया? CWG। चौथा दिया आर्द्र प्रदेश, यानी कि AW, यानी कि आर्द्र प्रदेश। तो इनको देख लेते हैं एक एक को। शुष्क प्रदेश, पहला है शुष्क प्रदेश, यानी कि BWHW। वनस्पति पाए जाते हैं, वनस्पति जो है वनस्पति का अभाव है। शुष्क प्रदेश में क्या है? वनस्पति का अभाव है। BWHW में क्या है? ये आप इस मैप में देख सकते हो, ये वाला जो हिस्सा आ रहा है BWHW के अंतर्गत आता है। तो इसको आप याद रखना। इसमें क्या है? वनस्पति न के बराबर पाए जाते हैं। और इसका जो प्रतिनिधि नगर कौन सा है? बीकानेर। और जिले जिसमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और फिरोजपुर जो इसके अंदर जिले आते हैं शुष्क प्रदेश के अंतर्गत। अर्धशुष्क क्या? BSHW जो है ये क्षेत्र वाला, देख लो आप बीच वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है यह किस में आता है? BSHW में। इसके बारे में देख लेते हैं। अर्धशुष्क प्रदेश जो है BSHW में आता है। और वनस्पति क्या है? स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। प्रतिनिधि नगर कौन सा है? नागौर। और जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, डीडवाना, कुचामन, जालोर, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर और बालोतरा जिले आते हैं अर्धशुष्क में। नेक्स्ट जो उपाद्र प्रदेश में कौन सा आता है? उपाद्र CWG जो आता है उपाद्र प्रदेश में कौन सा आता है? ये वाला हिस्सा, इसे देख लीजिए, ये वाला हिस्सा मैप में देख लो, तो ये हिस्सा है ये किसमें? CWG, यानी कि उपाद्र जलवायु प्रदेश में आता है। देख लीजिए इसको भी। इसमें उपाद्र प्रदेश यानी कि CWG। वनस्पति क्या है? पतझड़ विरल वनस्पति पाए जाते हैं। और प्रतिनिधि नगर कौन सा है? प्रतिनिधि नगर कौन सा है? टोंक। जिले क्या है? अरावली के दक्षिण पूर्वी जिले, जिनमें अलवर, खेरतल, तिजारा, भरतपुर, डींग, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटपुतली, भरौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और बारा, ये सारे जिले किसे आते हैं? उपाद्र प्रदेश के अंतर, यानी कि CWG के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो है नीचे वाला भाग, इसको देख लीजिए मैप में। जो नीचे वाला भाग है ये वाला AW आता है। AW मतलब आर्द्र प्रदेश। आर्द्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। उधर का देख लिया अपन ने। अच्छा यहाँ पे, हाँ मैं कन्फ्यूज हो गया था। तो जो आंध्र प्रदेश AW, जो वनस्पति कौन से? सवाना और तुल्य वनस्पति पाए जाते हैं। प्रतिनिधि नगर कौन सा है? प्रतिनिधि नगर
डूंगरपुर जिले, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले आते हैं आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। आगे देते हैं जो इनका नाम दिया गया है BWSW, BSSW, CWG, AW, तो इनका जो नाम दिया है किस आधार पर दिया है, इनका जो एक एक क्रमांक दिया है BWHW, तो ये किस आधार पर दिया है। तो बी का मतलब होता है ड्राई क्लाइमेट, एस का मतलब होता है स्टेपी क्लाइमेट और डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, और डब्ल्यू का मतलब जो बड़ा वाला कैपिटल वाला उसका क्या होता है डेजर्ट क्लाइमेट, और एच का मतलब हॉट एंड ड्राई। ठीक है। सी का मतलब 8 से 18 डिग्री तापमान और ए का मतलब 18 डिग्री से ऊपर तापमान। तो इन्हीं आधार पर इन्होंने जो कोपेन ने वर्गीकरण दिया है अपना कितने 4 भागों में, BWHW, BSHW और CWG और AW। ठीक है, इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चन बनता है कोपेन का में से, या फिर थॉर्नवेट या ट्रिवार्ता, उनमें से ही बनता है, लेकिन या कोपेन का तो ज़्यादा याद ही रखना। आगे देखते हैं कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान राज्य का सर्वाधिक जो क्षेत्र है BSHW प्रदेश के अंतर्गत है। सर्वाधिक क्षेत्र किसमें आता है BSHW के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है थॉर्नवेट का वर्गीकरण। थॉर्नवेट का वर्गीकरण देखते हैं। वर्गीकरण आधार क्या माना, वर्षा व तापमान को वर्गीकरण का आधार माना है थॉर्नवेट ने। अब देख लेते हैं। तो थॉर्नवेट ने भी कितने 4 दिए थे। पहला देखते हैं, पहला वर्गीकरण है इनका, 4 वर्गीकरण दिए थे। पहला वर्गीकरण उष्ण मरुस्थलीय यानी कि EA-D, और दूसरा दिया था DB-W यानी कि अर्ध मरुस्थलीय। नेक्स्ट दिया था तीसरा DA-W उष्णाद्र, और चौथा दिया था CA-W यानी कि उपाद्र। तो 4 दिए थे ना, उष्ण मरुस्थलीय, अर्ध मरुस्थलीय और उष्ण आद्र और उपाद्र, किसने थॉर्नवेट ने। तो देख लेते हैं इनको एक एक। प्रतिनिधि नगर कौन सा है पहले का, उष्ण मरुस्थलीय देते हैं EA-D, तो इसका प्रतिनिधि नगर है जैसलमेर। जिला जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी और जोधपुर आता है। ये वाला हिस्सा आप मैप में देख सकते हो। ठीक है, EA-D मैं एक बार आपको पूरे बताता हूँ, बाकी बाद में अपन देख लेना इसमें। तो ये दूसरा जो हिस्सा आता है DBW, दूसरा हिस्सा कौन सा है DBW, जो राजस्थान का जो उत्तरी वाला भाग है वो आता है DBW के अंतर्गत। और जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है, सबसे जो नंबर 3 जो भाग है DAW, जो सबसे बड़ा भाग है, आप देख सकते हो मैप में यहाँ पे। और नीचे जो दक्षिण में जो है बचा ये वाला, यह CA-W आता है चौथे नंबर का। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और चौथा नंबर, ये सारे हो जाएंगे। तो 2 नंबर का देख लेते हैं एक बार। अर्ध मरुस्थलीय जो DB-W में आएगा, प्रतिनिधि नगर बीकानेर हो जाएगा इसका। जिला गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर इसके अंतर्गत आ जाएगा। आगे देखते हैं उष्ण आद्र यानी कि DA-W, प्रतिनिधि नगर इसका अजमेर है। और जिले कौन कौन से आते हैं, जिले देख लेते हैं। जिले आते हैं सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बरौर, कैथल, तिजारा, भरतपुर, डींग, करौली, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, नागौर, भीलवाड़ा, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। ये नामों को आप 1-2 बार पढ़ना, याद हो जाएंगे आपको, मतलब अनुमान लग जाएगा। ऐसे पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो इनको याद करोगे तो मतलब एक पहला याद कर लो, पहला का याद कर लो, दूसरा का याद कर लो और चौथा का याद कर लो। तीसरा का याद ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा, तो जो बचेगा वो चौथा हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो तीसरा वाला है, ये वाला उष्ण आद्र DA-W है। इसमें सबसे ज़्यादा जिले, तो आप पहला देख लो उष्ण मरुस्थलीय देख लो, यानी कि EA-D देख लो, DB-W देख लो, तो पहला और दूसरा देख लो, और चौथा CA-W देख लो। 4 देख लो, 3 दो लगे, तो चौथा तो ऑटोमेटिक जो ऑप्शन नंबर 3 वाला तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये वाला तो ये तो ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा दिमाग में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट चौथा उपाद्र। चौथा जो थॉर्नवेट का चौथा वर्गीकरण होता है उपाद्र यानी कि CA-W, इसका प्रतिनिधि नगर डूंगरपुर है। और जिला डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा और झालावाड़, इसमें आते हैं उपाद्र जलवायु प्रदेश CA-W। इसमें क्या है, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है DA-W। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कौन सा था सबसे बड़ा BSHW। तो दोनों को
कंपेयर करके चलना, दोनों का याद रखना कि कोपेन का तो BSHW सबसे बड़ा था, सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ था, और जो थॉर्नवेट का जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, DIW। नेक्स्ट देखते हैं अपन त्रिवार्ता का वर्गीकरण। यस, त्रिवार्ता का वर्गीकरण है। त्रिवार्ता ने क्या है, जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या माना, वर्षा माना। जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या माना, वर्षा। और थॉर्नवेट ने क्या माना था, वर्षा व तापमान को माना था। और कोपेन ने वनस्पति को माना था। ये चीज़ भी आप तीनों से कंपेरेबल करते हुए चलना कि ये जो वर्षा का त्रिवार्तांत तो क्या है, वर्षा को आधार माना है, जलवायु वर्गीकरण का आधार वर्षा को माना है। और थॉर्नवेट ने क्या माना है, वर्षा व तापमान को। और व्लादिमीर जो कोपेन था उसने क्या, वनस्पति को माना है। सारी चीज़ें अपन आपको कंपेयर करते हुए ध्यान रख दिया और नोट कर ले, नहीं तो सारी तीनों चीज़ों को एक जगह नोट कर लेना। पहला देख लेते हैं दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो सभी बिना बोले लाइक कर दिया करो। जैसे वीडियो स्टार्ट करो आप सबसे पहले लाइक कर दिया करो, फिर वीडियो को पूरा वॉच किया करो, ठीक है। तो आपको हमें भी मोटिवेट मिलेगा कि इसको वीडियो को पसंद कर रहे, कोई देख रहा है, किसी के बेनिफिशियल है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे वीडियो अपलोड होगी तो। और आप वीडियो एंड होने के बाद कमेंट जरूर किया करो आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मैं आपसे वीडियो एंड होने के बाद लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो उसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आगे देखते हैं, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। तो क्या है, त्रिवार्ता ने भी कितने, 4 ही दिए थे। तो पहला है इसका शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, और दूसरा हो जाएगा अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश। तो शुष्क जो जलवायु प्रदेश को तो BWH बोला, नाम दिया उन्होंने, और अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश को BSH नाम दिया। और तीसरा है जो अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश यानी CAW दिया। और चौथा है उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, AW नाम दिया इन्होंने। तो चारों को देख लेते हैं एक बार। पहला है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश BWH, इसके जिले कौन से हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, प्लोदी और बीकानेर आते हैं। नेक्स्ट जो है अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश, इसमें BSH इसका नाम दिया है। जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, बालोतरा और उदयपुर, ये सारे जिले किसमें आते हैं, दूसरे नंबर अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश में। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 जो इसका त्रिवार्ता का वर्गीकरण जो तीसरा है वह अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश यानी कि CAW। जैसे जिले कौन से हैं, अलवर, खेरतल, तिजारा, भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर और सवाईमाधोपुर जिले आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है इसका त्रिवार्ता का वर्गीकरण नंबर 4 है, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश AW। जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सोलंबर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा और झालावाड़ इसमें आते हैं चौथे वर्गीकरण में। आगे इंपॉर्टेंट लाइन है मैं बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं और बताता हूँ। तो जो त्रिवार्ता ने जो वर्गीकरण दिया है वो कोपेन से जो वर्गीकरण है उससे मिलता जुलता वर्गीकरण है। इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना, दोनों का कंपेरिजन करना, आपको ये लगेगा कि मतलब जो कोपेन का याद कर लोगे तो इसको त्रिवार्ता के वर्गीकरण को याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आप दोनों को कंपेयरली याद करना। आगे जो इंपॉर्टेंट लाइन है इनको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट है, राजस्थान में वर्षा ऋतु में अधिक आर्द्रता होती है। जुलाई माह में 997 मिलीबार, 997 MBN, मिलीबार को MB बोलते हैं। मिलीबार की समदाब रेखा बीकानेर, जैसलमेर, और 998 मिलीबार रेखा जो कहाँ से, बाड़मेर, नागौर, चूरू से। 999 मिलीबार जो जालोर, ब्यावर, पाली, अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर जिलों से। और 1000 मिलीबार समदाब रेखा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से गुजरती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि कितनी बार मिलीबार जो रेखा समदाब रेखा वो कहाँ से गुजर रही है। तो आप इनको जरूर याद रखें, तीनों को नोट कर, मतलब जो है 997, 998, 999 और 1000, इनको आप याद कर ले, इनके पीछे जिले लिख ले, क्या कौन कौन सी रेखा गुजर रही है, कहाँ से गुजर रही है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों आपसे क्वेश्चन है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की या 7 प्रकार की। आप इसका जो आंसर है कमेंट में देंगे, कितने प्रकार की होती है आप उसको कमेंट में देंगे। हो सके तो उनके जो 4, 5, 6 जो भी प्रकार है उनके कमेंट में उनको लिखे भी देंगे कि ये प्रकार होते हैं, ठीक है। तो उससे पता चलेगा मुझे कि किसको कितना आता है। और अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है राजस्थान में मिट्टी है जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इसलिए मैंने मिट्टी से संबंधित आपसे क्वेश्चन किया है, ठीक है।
जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।